ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए ईटीएफ कोर्स। कंप्लीट ईटीएफ कोर्स है जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी किस तरह से आप ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप अर्निंग कर सकते हो और ईटीएफ के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको यहाँ बताई जाएगी। ये कोर्स करने के बाद आपको ईटीएफ में प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम समझते हैं कि ईटीएफ रियल में क्या है। तो ईटीएफ दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। एक स्टॉक्स की प्रॉपर्टी होती है ईटीएफ में, एक म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी होती है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो ईटीएफ में भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, पर म्यूचुअल फंड को आप स्टॉक एक्सचेंज पे बाई या सेल नहीं कर सकते, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। पर स्टॉक्स में क्या होता है कि आप बाई एंड सेल्स कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ईटीएफ को भी स्टॉक्स की तरह बाई एंड सेल कर सकते हैं। यानी ईटीएफ में स्टॉक की जो अच्छी बात है फ्लेक्सिबिलिटी वो है, पर जो बुरी बात है कि एक ही स्टॉक में एक ही कंपनी में फोकस होता वो नहीं होती। म्यूचुअल फंड के अंदर जो अच्छी बात है डाइवर्सिफिकेशन वो ईटीएफ के अंदर होती है। पर यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसमें, पर ईटीएफ में यानी ईटीएफ में आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों की अच्छाइयाँ होती है और दोनों की जो कमजोरी है वो इसमें नहीं होती। इसलिए ईटीएफ जो है एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, ट्रेड करने का, राइट। तो हम इस कोर्स में सारी चीज़ें समझेंगे। ये आपके लिए एक फ्री ईटीएफ कोर्स है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पर अपने पेड कोर्स प्रमोट करते रहते हैं ईटीएफ के। तो आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं मैं आपको यहाँ कम्प्लीटली बताऊँगा। ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ है जिनमें से आपने बहुत कुछ सीखा है, और अभी तक आपने नहीं देखे तो वहाँ सीखो, बहुत सारे लोग वहाँ से कमा रहे हैं। तो एक तो बात आपको ध्यान रखनी है, आपको स्टॉक मार्केट में कुछ सीखने के लिए किसी को पेमेंट नहीं देना है। आपसे पेमेंट नॉर्मली वही लोग मांगते हैं स्टॉक मार्केट में जो खुद स्टॉक मार्केट से नहीं कमा रहे होते हैं। हो सकता है कुछ कमा भी रहे हो, पर ज़्यादा चांस ये है कि वही लोग मांग रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग से नहीं कमा रहे हैं वो ट्रेनिंग से कमाने की कोशिश कर रही है। मुझे स्टॉक मार्केट में से किसी से पैसे नहीं लेने सिखा के, क्योंकि मैं मार्केट से कमा लेता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, अगर आप कुछ कमाना चाहते हो मार्केट से तो आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बस उन्हें मेहनत ही ना करनी पड़े, बस वो किसी को कुछ पैसे दे दें, उसके बदले में वो उनके लिए ट्रेड कर दे या उनको बता दे कि क्या करना है। तो ऐसा नहीं करना है। कई बार आपको इसलिए आप स्टॉक मार्केट में दूसरों को पैसे दे देते हो, आपके साथ फ्रॉड होता है, क्योंकि आपको खुद को ग्रीड होता है, आप लालची बन जाते हो, है ना। कोई आपको कह रहा है कि 30% का रिटर्न बना देंगे, 50 का बना देंगे, आप उसको मान लेते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको एक डिसेंट प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपनी स्ट्रेटजीज में ये सोचता हूँ कि मैं 20% के आसपास का प्रॉफिट बना लूँ। हो सकता है वो कम हो जाए, 15% हो जाए, पर नॉर्मली जो इंडेक्स है उससे बेटर रिटर्न बना लूँ। हो सकता है इंडेक्स से भी ख़राब बनाऊँ, पर मैं मेरे हिसाब से मेरी तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैं ये नहीं है कि कोई बता रहा है कि इस तरीके में बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो उसमें जंप कर जाऊँ। मैं केवल और केवल ईटीएफ में ट्रेड करता हूँ। ईटीएफ के अलावा कुछ यूज़ नहीं करता। ना मैं कोई स्टॉक में ट्रेड करता, ना फ्यूचर्स में, ना ऑप्शंस में, ना किसी और चीज़ में। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि ये कोर्स आपके लिए फ्री है। आप इसको सीखो, ध्यान से समझो, एक एक बात को, वीडियो पूरा देखो। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट में लिखो, है ना। आप तुरंत ये जब मत करो कि भाई वो वाला आपको 30% दे रहा है, वो 40 दे रहा है। तो जो भी आपको ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं वो आपको ठगने वाले हैं, आपको लूटने वाले हैं। फिर आप बैठ के ये रोओगे कि भाई हमारे लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं करना, आपको टाइम देना ही है। सबसे पहले आप समझो कि स्टॉक मार्केट क्या है। किसी के लिए स्टॉक मार्केट क्या है, मेरे लिए स्टॉक मार्केट एक स्मार्ट बिजनेस है। एक स्मार्ट बिजनेस है जहाँ पे लोग स्टॉक खरीद सकते हैं। मैं केवल ईटीएफ खरीदता हूँ, है ना। किसके लिए खरीदते हैं, ताकि उनको बेच के प्रॉफिट कमाएं, लॉस के लिए नहीं खरीदते। हमारे लिए यहाँ कोई स्टॉप लॉस नहीं है। हम ईटीएफ खरीदते हैं ताकि उनको बेच के हम प्रॉफिट कमाएं। बिजनेस में यही होता है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ताकि उसकी प्राइस ऊपर जाए तो आप उसे सेल करके प्रॉफिट कमा सको।
प्राइस नीचे आए तो भी आप उसको सेल नहीं करोगे, वेट करोगे प्राइस के ऊपर। किसी स्टॉक में आप ऐसा वेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक्स के फंडामेंटल ख़राब हो सकते हैं। ईटीएफ में ऐसी टेंशन नहीं है। ईटीएफ में अगर कोई एक दो स्टॉक ख़राब परफॉर्म कर गए तो बाकी अच्छा करेंगे, अगर कोई स्टॉक बहुत ख़राब परफॉर्म कर गया तो उसको हटा के दूसरा ईटीएफ कंपनी यानी जो एएमसी है वो दूसरा स्टॉक खरीद लेगी। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको अपने ईटीएफ को मेंटेन ही रखना है। वो प्रॉफिट में आएगा तब बेचोगे अपनी स्ट्रेटेजी पे। तो स्टॉक मार्केट क्या है? आज से एक स्टॉक मार्केट स्मार्ट बिजनेस है, एक बिजनेस जिसमें आप कुछ कैपिटल लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो और उस कैपिटल से आप एक प्रॉफिट कमाते हो। ये आपका तरीका है। यानी आपके लिए ये सी यानी कैपिटल, पी यानी प्रॉफिट, दो ही चीज़ें हैं। लॉस का हमें कोई मतलब नहीं है इसमें। अब बात करते हैं कि ईटीएफ क्या है। देखो, ईटीएफ एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्टॉक्स का कंबाइन होता है, बहुत सारे लोगों से पैसा पूल किया जाता है, फिर कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर कोई एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दूसरे ने किया, तो ओवरऑल रिजल्ट उस तरह से आता है, तो वो हमेशा नीचे नहीं होता। इसी तरह के एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक एनएससी है, उसने जो एक इंडेक्स बना रखी है, उस इंडेक्स के आधार पे इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब पोर्टफोलियो का जो मैनेजर है, फंड का जो मैनेजर, वो अपना दिमाग नहीं लगाता, अपना बाइसनेस नहीं करता। तो इसका मतलब एक फिक्स चल रही है, जैसे हमारी निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उसमें इन्वेस्ट करने वाला म्यूचुअल फंड होगा। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ भी एक तरह का इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, बस फ़र्क क्या है? ईटीएफ जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, यानी इसमें इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही है, पर वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, ईटीएफ ट्रेड होता है। तो इसमें दो प्रॉपर्टी हो गई, एक स्टॉक की तरह वो इंडेक्स पे एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और दूसरा वो म्यूचुअल फंड की तरह, उसमें हमें इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह हम वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है, राइट। तो एक तरह का इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, वो ईटीएफ कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। समझ में आ गया कि एक ऐसा फंड है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। हम कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं ईटीएफ की जो काम की। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ईटीएफ में है वो है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड की तरह ईटीएफ भी क्या होते हैं? डाइवर्स बास्केट होते हैं। उनमें एक स्टॉक नहीं होता, खूब सारे स्टॉक्स होते हैं। उनमें स्टॉक्स भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ इंडिया में अवेलेबल है। दो ही कमोडिटी इंडिया में अवेलेबल है, बाकी बाहर आपको दूसरे ईटीएफ भी मिल जाएंगे। तो ये डाइवर्स बास्केट होता है जिसकी वजह से आपकी रिस्क कम हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन का एक ही काम है, रिस्क को कम करना, राइट। फिर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं वो जब मंथली पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर करते हैं तब पता चलता है कि उनके पास क्या होल्डिंग है। वो डेली बेसिस पे आपको नहीं बता सकते कि आज क्या खरीदा, आज क्या बेचा, और यही उनकी मेन चीज़ होती है कि भाई वो बता देंगे तो लोग भी वैसे इन्वेस्ट कर लेंगे, तो फिर उनके क्या पर्पज है। पर ईटीएफ जो होती है उसकी जो होल्डिंग है उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। उसमें वही होल्डिंग रहती है जो इंडेक्स में होती है, राइट। और मंथली डिस्क्लोजर भी होता है, बाकी उसमें कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। कम या ज़्यादा तभी होगा जब कोई चेंज होगा, स्टॉक चेंज होता है किसी इंडेक्स में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी मिलती है, हमें पता होता है हमारा पैसा कौन से फंड में गया। बाकी मैं इसको कंसिडर ही नहीं करता कि आप ये डेली बेसिस पे देखो कि भाई आपकी ईटीएफ में कितना पैसा किस में गया, राइट। अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो वो इंडेक्स से हट जाएगा, इंडेक्स से हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके ईटीएफ से हट जाएगा। अगर किसी का वेटेज कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे कम ज़्यादा होता रहेगा। पर ये एक अच्छी बात है कि आपको म्यूचुअल फंड में टेंशन होती है कि आपकी फंड मैनेजर कहीं कोई गलत डिसीजन ले रहा है या कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है जो आपको पसंद नहीं है या आपको पता नहीं है। देखो, पसंद वाले में तो इसमें भी चेंज नहीं कर सकते, पता नहीं है तो वो ईटीएफ में आपको उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको पता रहेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगली चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आसानी से खरीद सकते हो, बेच सकते हो।
आप किसी भी म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कर सकते, स्टॉक में कर सकते हो। तो स्टॉक की तरह ईटीएफ भी क्या होते हैं, एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं और किसी भी ट्रेडिंग डे में 9:15 से लेके 3:30 तक आप किसी भी ईटीएफ को खरीद सकते हो, किसी भी ईटीएफ को बेच सकते हो। देखो ये चीज़ कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी मार्केट अचानक गिरता है और मान लेते हैं कि 2.5% गिर गया, आपने ईटीएफ खरीदी, शाम तक वो मार्केट ने लगभग 2% कवर कर दिया, यानी केवल 0.5% गिरा हुआ है। आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड के जरिए वही सेम इंडेक्स खरीदते हो तो आपको उस 2.5% फॉल का रिटर्न नहीं मिलता, पर आपको ईटीएफ में मिलता। हो सकता है 2.5% गिरने पे आपने खरीदा हो और वो उठ गया हो 2% वापस, तो आपको शाम तक 2% का प्रॉफिट दिख रहा हो सकता है आपने 2% प्रॉफिट बुक भी कर लिया हो आप अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप दिन में भी खरीद सकते हो इंट्राडे की तरह। बाकी मैं किसी को भी इंट्राडे ट्रेडिंग की सजेशन नहीं देता, आपको इंट्राडे नहीं करनी चाहिए, केस में करनी चाहिए। हाँ, अगर आपने केस में खरीदा है और आपका टारगेट एक ही दिन में हिट हो गया, आपने खरीदा और वो 5% प्रॉफिट दे रहा, आपको 3% प्रॉफिट ही लेना था, तो बेचने में कोई बुराई नहीं है। अगले दिन प्रॉफिट दे रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी आप ये है कि आप खरीदने और बेचने में आसानी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो स्टॉक्स की तरह है, ईटीएफ की तरह, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है। एक्सपेंस रेशियो, देखो कोई भी म्यूचुअल फंड हो या कोई भी ईटीएफ, इसमें एक एक्सपेंस रेशियो रहता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? म्यूचुअल फंड या इंडेक्स, एक्टिव म्यूचुअल फंड या इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जो कि एक तरह का पैसिव है, और हमारा ईटीएफ भी एक तरह का पैसिव म्यूचुअल फंड ही है, आप इसको एक म्यूचुअल फंड ही माने। तो यहाँ एक एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या हुआ कि आपने जब कुछ खरीदा म्यूचुअल फंड में तो आपने पैसे एएमसी को दिए। एएमसी में जो लोग हैं या जो सिस्टम लगा हुआ है या उनके ऑफिस में, उनमें कुछ खर्चा लगता है, तो वो खर्चा कम कर देते हैं आपके इन्वेस्टमेंट में से, यानी आपका पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और अगली बार जो आपकी एनएवी होगी, नेट एसेट वैल्यू, जिसको हम आगे अभी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो जो आपकी एनएवी है उसमें से जो भी खर्चे उनके ऑफिस के लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे। पर ये ईटीएफ में होता है वो एक्टिव की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है क्रिएशन और रिडम्पशन, वो इस तरह की होती है कि उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, राइट। और ज़्यादा कोई इसमें ऑफिस में आपको स्टाफ मेंटेन नहीं करना, ऑफिस मेंटेन भी ज़्यादा नहीं करना, तो उस तरह से खर्चा कम होगा तो आपको एक्सपेंस रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। अब देखो समझते हैं एनएवी क्या है। एनएवी होती है नेट एसेट वैल्यू। देखो एक होती है एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आपने मान लो कि कोई ईटीएफ खरीदा जो निफ्टी 50 को फॉलो करता है, तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक्स की प्राइस के आधार पे आपके ईटीएफ की प्राइस या म्यूचुअल फंड की प्राइस चेंज होनी चाहिए। पर क्या होता है उससे थोड़ी अलग रहती है प्राइस। क्यों रहती है? क्योंकि जिस एएमसी ने म्यूचुअल फंड इश्यू किया है या ईटीएफ इश्यू किया है, उस एएमसी का जो खर्चा लगता है, जो वो कुछ बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो कुछ टैक्स लगते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेज लगते हैं, कुछ कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। वो सारे टैक्सेज क्या होते हैं, या उनके ऑफिस का जो मंथली खर्चा है, वो सारे खर्चे आपकी इन्वेस्टमेंट से ही माइनस किए जाएंगे। तो जो एसेट की वैल्यू थी, यानी एसेट की वैल्यू मान लेते हैं कि टोटल 50,000 रुपये का एसेट था, पर उसमें से 1,000 रुपये या 500 रुपये ऑफिस पे खर्च आ गया, तो वो कम हो जाएंगे एनएवी से, राइट। तो ये एनएवी लगती है। अब म्यूचुअल फंड में भी एनएवी होती है और आपके ईटीएफ में होती है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में भी होता है और ईटीएफ में होता है। पर म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा बार बाई सेल करते हैं। ईटीएफ में बाई सेल कम बार होता है, जब भी इंडेक्स में कुछ चेंज होगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। यानी इंडेक्स किसी स्टॉक को जब निकालेगी और उसकी जगह किसी दूसरे स्टॉक का वेटेज बढ़ेगा और कोई नया स्टॉक आएगा तभी बाई करेगी, तभी कुछ सेल करेगी, अदरवाइज सेल और बाई नहीं होता है। हाँ, नए ईटीएफ जब इश्यू करने होते हैं तो उसकी एक अलग प्रोसेस होती है, वो क्या है उसको आगे समझेंगे। उसमें भी ये एक्सपेंस रेशियो नहीं चार्ज होता। ट्रेड एग्जीक्यूशन, ये बात आपको थोड़ी समझनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में जब आप कोई यूनिट बाई करते हो तो आप एएमसी से बाई करते हो, है ना, एसेट मैनेजमेंट
कंपनी से आप बाई करते हो। तो जैसे आपने पैसे दिए एएमसी को, तो एएमसी क्या करेगी, आपके बिहाफ पे नए शेयर्स खरीदेगी, नई यूनिट क्रिएट करेगी, और नए यूनिट क्रिएट करने के लिए जो उन्होंने शेयर खरीदे, उन शेयर में कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेज भी लगेंगे, और वो ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं वो एक्सपेंस रेशियो ही तो बना रहे हैं, राइट। यानी वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रेशियोज बना रहे हैं, जो आपके वहाँ पे फंड मैनेजर है, ऑफिस का स्टाफ है, उसका खर्चा तो लग ही रहा है, ये भी बन रहा है, राइट। जब आप किसी को ईटीएफ को सेल करोगे, जब आप किसी ईटीएफ को सेल करोगे तो क्या करेंगे, उसकी जो अंडरलाइंग एसेट है उसको आपकी एएमसी क्या करेगी, यानी आप ईटीएफ को रिडीम करते हो, आप किसी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हो, ईटीएफ की बाद में बात करेंगे, पहले म्यूचुअल फंड को समझते हैं। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को रिडीम करते हो तो क्या होता है कि आपका जो मैनेजर है वो उसके अंडरलाइंग एसेट्स को क्या करता है, सेल करता है, तो फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। वहाँ अगर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो कैपिटल गेन भी लगेगा, राइट। उस तरह से उस पर भी टैक्स लगेगा, और फिर आपको ये मिलेगा, तो वहाँ से भी एक्सपेंस है। पर ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। जब आप ईटीएफ को बाई करते हो तो एएमसी से बाई नहीं करते हो, मार्केट में जो दूसरा व्यक्ति है जिसको ईटीएफ सेल करनी है उससे बाई करते हो। इसका मतलब रियल में जो अंडरलाइंग एसेट्स है उसको ना तो नया खरीदा गया ना ही बेचा गया, जितने ईटीएफ्स है उतने ही ईटीएफ में ट्रेड हो रहा था। इसलिए ओपन मार्केट में आप बाई सेल करते हो तो एक्सपेंस कम हुआ, और लोगों से बाई या सेल करना। पर मान लो आपको ज़्यादा बाई करना है या ज़्यादा सेल करना है तो आप एएमसी के जरिए भी कर सकते हो, और उसके लिए एक फिक्स क्वांटिटी उस पर होता है। या इसके अलावा मान लो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, लोग उतना नहीं बेच रहा, तब भी एएमसी क्रिएट करती है। पर उसके अलावा भी एक तरीका होता है जिसको हम क्रिएशन एंड रिडीम्पशन कहते हैं, ऑथराइज पार्टिसिपेंट का कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे समझेंगे। लो चार्जेज, देखो हम मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, एक ईटीएफ की जो डिलीवरी होती है फ्री होती है, म्यूचुअल फंड की भी फ्री होती है, और स्टॉक भी फ्री होती है, इसमें कोई। पर एसटीटी चार्ज होता है वो स्टॉक की तुलना में इसमें कम लगता है, म्यूचुअल फंड की तरह लगता है, क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट है वो तो पहले ही खरीदा जा चुका है, उस पर चार्जेस लग चुका है, तो एसटीटी चार्ज ईटीएफ पे कम लगता है। ईटीएफ पे कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं वो सारा एक वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, देखो, है ना। ईटीएफ से रिलेटेड जो भी चार्जेज हैं वो सारे वहाँ एक्सप्लेन किया गया, और स्टाम्प ड्यूटी भी और एसटीटी चार्ज दोनों कम लगते हैं, किसकी तुलना में, स्टॉक की तुलना में कम लगते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, चार्जेज कम होने का मतलब हम जब बाई या सेल ईटीएफ को करते हैं, एक्सपेंस रेशियो नहीं है, एक्सपेंस रेशियो के अलग चार्जेज हैं। जब हम ईटीएफ को बाई या सेल करते हैं तो हमारे ऊपर उस पर चार्जेज कम लगते हैं। स्टाम्प ड्यूटी बाई करते वक्त लगती है, सेल पे नहीं लगती, बहुत कम है। और एसटीटी चार्ज जो है वो बाई और सेल दोनों में लगता है, पर ईटीएफ के केस में केवल बाई पे लगता है, सेल पे नहीं लगता। स्टॉक के केस में ये दोनों पे लगता है। बाकी डिटेल में आप ये चार्जेज जानना हो तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो देख सकते हो, राइट। तो चार्जेज कम होने की वजह से ये एक अच्छा ऑप्शन है। लॉक इन पीरियड, देखो स्टॉक में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होता है कि भाई आप 1 साल से पहले बेचोगे तो आप पे 1% का एग्जिट लोड लगेगा, राइट। तो इस तरह का एग्जिट लोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है, आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा और वो 10-15% प्रॉफिट पे आ गया, आपको लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट है, मुझे सेल कर देना चाहिए, पर आप लॉक इन पीरियड के उस 1% के चक्कर में आपने सेल नहीं किया, फिर वो धीरे धीरे वापस कम के आके वो 5% प्रॉफिट रह गया, फिर आपने उसको सेल किया या फिर नहीं किया, तो होता है कि आपको टारगेट प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बेचना ही चाहोगे। तो स्टॉक में भी यही होता है कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, कभी भी बेच सकते हो। ईटीएफ में भी यही होता है कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, आप चाहो तब बेचो, कोई एग्जिट लोड नहीं होता, सुबह खरीद के शाम को बेच सकते हो। तो इसका मतलब ये एक अच्छी बात और हो गई है ईटीएफ के बारे में। रिस्क, देखो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो वो हमेशा रिस्क रहती है, पर इंडेक्स की तरह जब भी हम जानते हैं ना कि इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, इंडेक्स हमेशा ऊपर जाएगा, उसी तरह से ईटीएफ भी कभी जीरो नहीं हो सकता। साथ में कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि देखो वो जापान का इंडेक्स था, इतने सालों बाद वापस वहाँ आया है, 30 साल 25 साल 27 साल। प्रॉब्लम को समझो, जापान का जो इंडेक्स है उसने ऑल टाइम हाई बना लिया, उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, नीचे ही आता रह गया, अब जाके उसने वापस अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ा है। तो प्रॉब्लम क्या है, जापान में जनसंख्या कम हो रही है, इसका मतलब वहाँ
विकास कंप्लीट हो चुका था, वहाँ और विकास नहीं होने वाला था, रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब मार्केट में नया क्या होगा? क्लियर है? पर इंडिया में ऐसा नहीं है, अभी जनसंख्या भी बढ़ रही है और अभी तो बहुत विकास करना है। इसका मतलब इंडेक्स अभी ऊपर जाएगा। हाँ, हो सकता है 10, 20, 25, 50 साल बाद इंडिया का भी स्टॉक मार्केट या इंडेक्स ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाए जब वहाँ और ऊपर नहीं जाएगा, तब हम भी किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करेंगे। पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिया में दबा के इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप होना है, अभी हर फील्ड में इन्वेस्टमेंट होना ही है। इसका मतलब अभी तो लोगों के पास संसाधन ही नहीं है, लोगों की इनकम बढ़ेगी तब वो एसी, कूलर, फ्रिज खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, है ना, कंजप्शन करेंगे तब बढ़ेगा। इसका मतलब इंडिया का इंडेक्स ऊपर जाना है, जीरो नहीं हो सकता, कोई टेंशन नहीं है, नीचे नहीं आ सकता। पर मार्केट के साथ ईटीएफ भी फ्लक्चुएट करेगा, राइट। मार्केट नीचे जाएगा तो ईटीएफ भी नीचे जाएगा, पर ईटीएफ में हमें टेंशन नहीं है। अगर ईटीएफ नीचे जा रहा है तो ऊपर आएगा, क्योंकि हमको पता ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ होनी है। अभी तो कोई टेंशन नहीं है, 20, 25, 30 साल है ना, इतने में हम कमा के पैसे वाले हो जाएंगे, उसके बाद हमको कमाना नहीं है, राइट। तो टेंशन नहीं लेनी है। पर करेंसी रिस्क रहती है इंटरनेशनल ईटीएफ में। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे पास 2 ईटीएफ है इंटरनेशनल, एक यूएस की है और एक चाइना की। चाइना की करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि रिटर्न्स कम बने। यूएस की करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, तो हो सकता है हम यूएस के जो इन्वेस्टर है उसकी तुलना में हमको ज़्यादा रिटर्न मिले। और चाइना वाली ईटीएफ में चाइना के इन्वेस्टर ने जितना कमाया हुआ है ना, पर हमको इसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। किसी ये समझिए कि जब हम किसी यूएस या चाइना की ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साथ साथ में हम करेंसी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इंडिया में है नहीं, एक तरह की वो भी हमको एडवांटेज मिल रहा है, राइट। तो रिस्क है, क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी, बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं है। कॉन्फिडेंस, देखो ईटीएफ में सबसे अच्छी चीज़ है कॉन्फिडेंस, राइट। अगर किसी ईटीएफ की प्राइस गिर गई तो आप दोबारा से एवरेज डाउन कर सकते हो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने भी अच्छे स्टॉक में जाओ, वो गिरता है फिर टेंशन होने लगती है ना। कितनी दुनिया भर के फंडामेंटल्स देख लो, टेक्निकल्स देख लो, अगर प्राइस नीचे आएगी तो टेंशन होगी। ईटीएफ में नहीं है, राइट। आपने कोई ईटीएफ खरीदा, वो नीचे गिर गया, फिर खरीदा, फिर नीचे गिर गया, फिर नीचे गिर गया, है ना। मैंने 10-10 लेवल तक ऐसे एवरेज डाउन किया, कोई टेंशन नहीं है। चाइना का ईटीएफ था हैंगसेंग भी और महाटेक, है ना, हैंगसेंग टेक का 2 ईटीएफ थे। मैंने उनमें मेरे पोर्टफोलियो का 50% पैसा चाइना की ईटीएफ में चला गया, है ना। कितना ज़्यादा एक जगह कंटिन्यू हुआ, पर टेंशन नहीं। अभी आईटी नीचे गिरने से मेरा पैसा आईटी में ज़्यादा चला गया, हाँ उसमें वापस से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, पर उसमें भी टेंशन नहीं, और नीचे जाता और ख़रीदेंगे, क्लियर। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इंडेक्स में आता है, और इंडेक्स का सबसे बेस्ट ऑप्शन इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शंस एंड फ्यूचर इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ईटीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, अब टेंशन ही, गिर गया और खरीद लिया, और गिर गया और खरीद लिया, दुनिया थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, है ना। और दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी तो हमको क्या टेंशन है ना। तो हम तो इंडेक्स में खरीद सकते हैं दबा के, राइट। फिर एक ईटीएफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, 2 तरह के ईटीएफ्स होते हैं, फिजिकल और सिंथेटिक। इंडिया में केवल फिजिकल ईटीएफ है, मेरा मन है कि किसी दिन सिंथेटिक ईटीएफ आए, है ना। और लेवरेज ईटीएफ होते हैं वो भी आए, इन्वर्स ईटीएफ होते हैं वो भी आए, है ना। एक लेवरेज ईटीएफ होता है, हम बात कर लेंगे कि लेवरेज ईटीएफ क्या होता है, इन्वर्स ईटीएफ क्या, हाँ अभी इंडिया में नहीं है, बस मैं वेट कर रहा हूँ आ जाए, है ना। एक बिटकॉइन का ईटीएफ भी मुझे चाहिए, और एक मुझे करेंसी ईटीएफ भी चाहिए ना, डॉलर का, पाउंड का, युआन का, है ना, सारी कंट्री का, हमको सब का बदला चाहिए, राइट। तो आएगा, देखेंगे। तो फिजिकल ईटीएफ क्या होता है, फिजिकल ईटीएफ है कि वो अंडरलाइंग इंडेक्स का जो एसेट है उसमें फिजिकल इन्वेस्ट होता है। जैसे निफ्टी 50 है तो जो एएमसी है वो उसके निफ्टी 50 के स्टॉक्स को उसी रेशियो में खरीद के रखती है, राइट। या गोल्ड का है तो वो गोल्ड खरीद के रखती है, सिल्वर है तो सिल्वर। सिंथेटिक क्या होता है, खरीद के नहीं रखते। इसमें हम एक्सपोजर लेते हैं डेरिवेटिव के, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन के जरिए रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एक एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है। क्योंकि आपकी मान लेते हैं कि भाई मुझे निफ्टी 50 का एक ईटीएफ बनाना है, तो मैं निफ्टी 50 का क्या करूँगा, फ्यूचर खरीद लूँगा। फ्यूचर खरीदूँगा तो मुझे लेवरेज मिल जाएगा, है ना। पर उसमें मुझे कुछ चार्जेज देने पड़ते हैं ना, कि भाई उसका जो कुछ प्रीमियम लगता है वो देना पड़ता है। मैं ऑप्शन के जरिए कर सकता हूँ,
तो ये सिंथेटिक ईटीएफ आ जाते हैं तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो भूत रहता है ना कि भाई हमको फ्यूचर्स में लगाना है, वो भूत भी ईटीएफ में निकल देंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि लेवरेज ईटीएफ होती है। लेवरेज ईटीएफ का मतलब वो 2x 3x का मतलब आपका इंडेक्स गिरा 1% पर आपका ईटीएफ गिर गया 3%, इंडेक्स बढ़ा 1% तो ईटीएफ बढ़ गया 3%, यानी 3 गुना। तो आपको जो जल्दी अमीर होना है वो भी हो जाते हो। रिस्क इसमें भी है, लेवरेज में। ऐसे इन्वर्स है, इन्वर्स उल्टा चलता है मार्केट से, है ना। जैसे किसी ने क्या किया कि फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया, फ्यूचर्स को शॉर्ट करोगे मार्केट गिरेगा आप प्रॉफिट, तो मार्केट 1% गिरा आपको 1% कमा लिया, ये कहलाती है इन्वर्स। बिटकॉइन का ईटीएफ आ जाए, करेंसी का ईटीएफ आ जाए और भी अच्छी बात है। अभी आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ईटीएफ के बारे में मेरा ये मानना है कि जो सबसे बेस्ट ज़रूरी होगा वो अपने आप ईटीएफ में आ जाएगा। नहीं आ रहा इसका मतलब भी ज़रूरी नहीं है, जब ज़रूरी होगा तब ये अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ समझते हैं टोटल 7 टाइप के ईटीएफ होते हैं ना। पहली बार सुना होगा आपने कि 7 टाइप के ईटीएफ, भाई ये तो इंडिया में है 7 टाइप के। अगर और भी ईटीएफ की बात करें बहुत, पहला ईटीएफ है ब्रॉड मार्केट ईटीएफ, जैसे निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, माइक्रो कैप का नहीं है, राइट। ये कहलाते हैं ब्रॉड मार्केट ईटीएफ। आपको सबसे कम रिस्क लेनी है तो इनमें इन्वेस्ट कर लो। ये सेक्टर में नहीं होते, सेक्टर अलग अलग सेक्टर में हो जाते हैं मार्केट के में। फिर आता है सेक्टर ईटीएफ, मेरा फेवरेट कौन सा, सेक्टर, है ना। मैं सेक्टर रोटेशन के हिसाब से, क्योंकि एक सेक्टर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, जो नीचे आएगा वहाँ खरीदेंगे, जो ऊपर जाएगा वहाँ बेच के प्रॉफिट बुक कर लेंगे। थीमेटिक ईटीएफ, थीमेटिक ईटीएफ सेक्टर जैसा ही है पर थोड़ा अच्छा, इसमें एक सेक्टर नहीं 3-4 सेक्टर बेस्ट एक थीम होती है। जैसे एक इंफ्रा की थीम होगी तो बोली इंफ्रा के लिए क्या चाहिए, है ना, माइनिंग की कंपनियाँ चाहिए, है ना, मेटल्स भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे मिला के कर दिया। जैसे हेल्थ केयर का ईटीएफ हुआ, फार्मा भी चाहिए, है ना, हॉस्पिटल वाली चेन भी चाहिए, राइट, इस तरह से हो जाते हैं। और भी कई तरह के कंजप्शन का हो गया तो आपके एफएमसीजी भी हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गए, है ना, जो भी कंजप्शन है ये हो गए। फिर आती है स्मार्ट बीटा। स्मार्ट बीटा क्या होती है, फैक्टर इन्वेस्टिंग होती है, जैसे वैल्यू, जैसे मोमेंटम। देखो इनके बारे में डिटेल से जानना है, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, है ना। बेसिक ईटीएफ एजुकेशन सीरीज है, प्लेलिस्ट देखो, जाओ, एक एक चीज़ को समझो, टाइम लगाओ। मार्केट में पैसा कमाना है तो सीखना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि बस आपको कोई टिप दे दे, आप किसी को मेहनत ना करनी पड़े, तो नहीं, मार्केट में आपके साथ फ्रॉड होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, है ना। कमाना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए किसी ने कभी यहाँ नहीं कमाया। तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ वो होते हैं जो फैक्टर, मोमेंटम हो गया, वैल्यू हो गया, अल्फा हो गया, भांति भांति के कई फैक्टर हैं, तो उन पे जो बेस्ट थीम्स होती है, ये एक तरह की ब्रॉड मार्केट वाली में से निकालते हैं, है ना। ब्रॉड मार्केट ईटीएफ में जैसे हमने निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 से एक ईटीएफ बना हुआ है निफ्टी 50 वैल्यू 20, यानी निफ्टी 50 में से 50 में से अच्छे 20 निकाल लिए। ऐसे मोमेंटम 30 है, निफ्टी 200 मोमेंटम है, निफ्टी के 200 स्टॉक में से अच्छे 30 स्टॉक लिए जो तेज़ी से मोमेंटम में हो। मोमेंटम होने का मतलब जाते भी ऊपर नीचे, आते भी नीचे। कमोडिटी ईटीएफ है, कमोडिटी ईटीएफ में इंडिया में 2 ही है, गोल्ड एंड सिल्वर। एक कमोडिटी नाम से खुद ईटीएफ है, वो क्या करती है, कोई आयरन की या मेटल की माइनिंग की, इस तरह की जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, कमोडिटी वाली कंपनी, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। फिर वो हम उसको एक तरह के थीमेटिक ईटीएफ में रखते हैं, कमोडिटी ईटीएफ में नहीं रखते। यहाँ मैं चाहता हूँ कि किसी दिन ऑयल की ईटीएफ मिल जाए हमको, क्रूड ऑयल की मिल जाए, किसी दिन हमको कॉपर की ईटीएफ मिल जाए, पर ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में सिंथेटिक ईटीएफ आएगा, क्योंकि वहाँ उनको स्टोर करके नहीं कर सकते। तो अभी सिंथेटिक ईटीएफ अलाउ नहीं किया है सेबी ने, तभी हो नहीं रहा। एक इंटरनेशनल ईटीएफ, इंटरनेशनल ईटीएफ में हमारे पास 2 ही देश के इंटरनेशनल ईटीएफ अवेलेबल है, एक हमारे पास चाइना है और एक हमारे पास यूएसए। इंडिया तीसरी कंट्री बनने वाली है, तो हमारे से ऊपर जो चाइना और यूएस है वहाँ भी हम इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो अच्छी बात है। और भी किसी देश की हमारे पास इंटरनेशनल ईटीएफ स्टार्ट होता तो बहुत अच्छी। एक होती है डेट, डेट मतलब डेट म्यूचुअल फंड होते हैं ना, कि भाई किसी ने बॉन्ड जारी किया, किसी कंपनी ने, किसी गवर्नमेंट ने, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। मैं डेट में एक नॉर्मली यूज करता हूँ एलटी गिल्ट भी, लॉन्ग टर्म गिल्ट बीज है ना, वो गवर्नमेंट की कंपनीज में इन्वेस्ट, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, राइट। तो सब कुछ मिलेगा आपको ईटीएफ में, है ना। कि कोई कह रहा है मुझे एफडी करवानी है तो डेट ईटीएफ मिल जाएगी, है ना। रिस्क कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कॉरपोरेट की ईटीएफ देख सकते हो, है ना।
गवर्नमेंट की देख सकते हो, थीमेटिक देख सकते हो, सारी लिस्ट पे रिसर्च करो, है ना, देखो उसमें जानो क्या है। अगर आपको किसी ईटीएफ का एनालिसिस करना है तो क्या करना है, मैं कहता हूँ कि ईटीएफ के एनालिसिस में एक ही चीज़ है, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप कोई पैरामीटर फिक्स कर लो कि 1 लाख का वॉल्यूम होना चाहिए डेली का, 50,000 का होना चाहिए, 20,000 का होना चाहिए। एयूएम ज़्यादा होना चाहिए, एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखो अगर किसी ईटीएफ का एयूएम ज़्यादा है तो उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, उसकी यूनिट ज़्यादा इश्यू हो रखी है, तो लोग वहाँ ज़्यादा है जो खरीदते हैं। और लो एक्सपेंस रेशो, अगर एयूएम ज़्यादा है तो एक्सपेंस रेशियो कम आएगा। ये बात इस तरह से समझो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए मैनेज करने के लिए एक आदमी रखा है, उसको तनख्वाह दे रहे हो, और वहाँ पे 10 करोड़ रुपए मैनेज करने के लिए भी एक ही आदमी रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी तनख्वाह उतनी ही लेने वाला है जो 1 करोड़ पे ले रहा था, वही 10 करोड़ पे, हाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा ले लेगा, पर उस हिसाब से एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। ट्रैकिंग एरर, देखो ट्रैकिंग एरर होती क्या, एक्सपेंस रेशियो तो हम समझ चुके थे, ट्रैकिंग एरर क्या होती है। ट्रैकिंग एरर क्या होती है, मान लेते हैं कोई इंडेक्स है, उस इंडेक्स में किसी ईटीएफ का वेटेज है 21%, पर किसी ईटीएफ ने खरीदा तो उसने 21.8% ही खरीदा, ये ट्रैकिंग एरर हो गई। दूसरी ट्रैकिंग एरर क्या है, आज इंडेक्स चेंज हुआ, आज खरीदना था या आज कोई नई यूनिट खरीदनी थी, क्रिएट करनी थी, तो उतनी यूनिट नहीं खरीद पाए क्योंकि फ्रैक्शन में आप शेयर नहीं खरीद सकते, और उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रैकिंग एरर रह गई कि भाई थोड़ा बहुत, तो ट्रैकिंग एरर बहुत कम होती है। पर ट्रैकिंग एरर और भी कम हो जाएगी, कब कम हो जाएगी, जब एयूएम ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मात्रा में आपने उसे खरीदा है तो उतनी ही में आप उस इंडेक्स को कॉपी कर पाओगे, है ना, क्योंकि आप किसी में लाख रुपए, किसी में 5 लाख रुपए, ऐसे तोड़ने में आसानी रहेगी। पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, लो बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। बिड का मतलब होता है कोई आदमी कह रहा है मैं इतने में खरीदूंगा, आस्क का मतलब है कोई आदमी कह रहा है मैं इतने में बेचूंगा, किसी ने कहा मैं 10 में खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं 15 में बेचूंगा, तो बिड आस्क कितनी हो गई, 5 रुपये की हो गई, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। ये बिड आस्क बहुत कम होनी चाहिए। इससे बचने का तरीका है, हमेशा हम लिमिट ऑर्डर यूज करेंगे, है ना। पहले तो आप किसी ईटीएफ की लिस्ट बनाते हो, एक वॉच लिस्ट बनाते हो कि कौन कौन सी ईटीएफ में मुझे ट्रेड करना है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। और इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले आप फिल्टर आउट करो उन ईटीएफ्स को जो वॉल्यूम के आधार पे हो। वॉल्यूम के आधार पे आपने 10, 20, 25 जो भी ईटीएफ में आप ट्रेड करना चाहते हो, फिर एक एक का आप बिड आस्क देखो, एक्सपेंस रेशियो देखो, फिर देखो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कम है, उन्हीं को रखो। और उसके बाद भी आप क्या करो, जब भी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाओगे, कभी मार्केट ऑर्डर नहीं लगाओगे, नहीं तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। एक चीज़ होती है एनएवी और मार्केट में, एनएवी नेट एसेट एंड वैल्यूज, जिसका मतलब था कि इस ईटीएफ में जितने भी माल खरीदा हुआ है, जो एएमसी ने होल्ड कर रखा है, उन सब स्टॉक्स की जो करंट मार्केट प्राइस, उन सबको जोड़ दिया, उसमें से जितना खर्चा हुआ उसको माइनस कर दिया, और खर्चे को माइनस करने के बाद, देखो ये खर्चा डेली बेसिस पे माइनस करते हैं, खर्चे को माइनस करने के बाद जितने रुपए आए उनमें नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड कर दिया। जैसे आपने उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो वो आ गई एक ईटीएफ की एनएवी। मार्केट प्राइस जो है वो एनएवी से कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर मार्केट प्राइस एनएवी से ज़्यादा हुई तो वो ईटीएफ प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, और मार्केट प्राइस से कम हुई, मार्केट प्राइस एनएवी से कम हुई तो वो ईटीएफ आपका डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा, राइट। पर ईटीएफ को नॉर्मली मार्केट प्राइस से एनएवी को अलाइन होना चाहिए। जब भी ऊपर नीचे होता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आती है, और फिर आता है एक मार्केट में नया आदमी जिसका नाम है एपी, हम आगे उसको भी समझेंगे। एक होती है फैक्ट सीट। फैक्ट सीट क्या होती है, जो भी ईटीएफ इश्यू करने वाली कंपनी है, एएमसी है जो म्यूचुअल फंड बना भी इश्यू करती है, वो अपनी एक फैक्ट सीट जारी करती है मंथली, जिसमें बताया होता है कि कितना होल्डिंग है, क्या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है, कितना रिटर्न दिया है, क्या वोलेटिलिटी रही है, सारे फैक्टर। आपको किसी भी, जैसे आपको निप्पॉन इंडिया की करनी है तो आप गूगल पे सर्च करो निप्पॉन इंडिया फैक्ट सीट, है ना,
मिल जाएगी, राइट। उसमें सारे म्यूचुअल फंड भी होंगे, सारी ईटीएफ्स भी होगी, उसमें से आप देखो, सारी को पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो। जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको गूगल पे सर्च करो, है ना, यूट्यूब पे सर्च करो कि ये बीटा क्या होता है, ये अल्फ़ा क्या होता है, ये है ना डेविएशन क्या होता है, समझो, थोड़ी मेहनत करो। बिना मेहनत के मार्केट में नहीं कमा पाओगे। लंबा टिकना चाहते हो, मेहनत करो, किसी के भरोसे मत रहो, है ना। मैंने इस कोर्स में आपको सारी बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, पर आप फिर और समझो, और जो चीज़ आपको और समझनी है कमेंट में लिखो, बताओ कि भाई इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाओ, मैं वो भी बनाऊँगा। अब ये सारी चीज़ों के लिए आपको रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे, राइट। देखो भाई, आपको जो रिसोर्स चाहिए उसमें से पहला रिसोर्सेज है NSEindia.com, है ना। उसकी वेबसाइट पे जाओ, कितना ट्रेड वॉल्यूम है, क्या है, जाके वहाँ पे देखो। दूसरा, आपको NSE इंडाइसेज, जो इंडाइसेज मैनेज करती है NSE की ही, निफ्टी इंडाइसेज NSE की ही सब्सिडरी कंपनी है, जिस पे जाओ और देखो, वहाँ से आपको सबकी फैक्ट शीट मिलेगी, सब इंडेक्स की, और उनके आपको ETF, कोई भी ETF हो अपने इंडेक्स को फॉलो करती है। एक सुपर ETF फिल्टर है, वो ये मेरा खुद का फिल्टर है, जिसको मैंने बनाया, जिससे मैं वॉल्यूम के आधार पे क्लासीफाइड कर सकता हूँ। इस पर भी मैं कभी एक वीडियो बनाऊँगा, है ना, कि इस फ़िल्टर को, और मैं ये फ़िल्टर आपको पब्लिकली अवेलेबल करवा दूँगा, है ना। अभी ये पब्लिक नहीं है, और मैं जो भी चीज़ दे रहा हूँ आपको, मैं उसके कोई चार्ज नहीं करूँ, यही चाहता हूँ, है ना। बस आपसे इतना ही है कि आप कमेंट करो, लाइक करो, आप बताओ, और आप किसी और को भी पेमेंट मत करो, है ना। कई सारे लोग कुछ आपके गूगल शीट के भी चार्जेस लेने लगे हैं, है ना। तो मैं आपको गूगल शीट भी फ्री देता हूँ। मैंने गूगल शीट बनाने के लिए वीडियो भी समझाए, जिनको आप सीख के भी खुद भी बना सकते हो। बना नहीं सकते तो कम से कम मेरी गूगल शीट्स को एडिट कर सकते हो आपकी खुद की ज़रूरत के आधार पे, राइट। तो ये चीज़ है, तो आप भी इस पर भी रिसर्च करो। देखो, ETF की ये जो इन्वेस्टिंग है, वो एक तरह का पैसिव बिजनेस है। पैसिव बिजनेस समझे ना, कि कुछ नहीं करना पड़ता, बस आप कमा दे, क्योंकि इसमें एनालिसिस ईजी है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, कोई न्यूज़ ट्रैकिंग नहीं करनी, किस कंपनी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमको कोई मतलब ही नहीं। हम सिंपल से तरीके से करते हैं, है ना। कोई बिजनेस की ट्रैकिंग नहीं करनी कि इस बिजनेस में ऐसा हो रहा है, इसमें हो रहा है। बहुत सिंपल से तरीके से आप पैसा इसमें कमा सकते हो। ट्रेड कैसे करें, सिंपल है, स्टॉक की तरह करना है। ETF, अपने ब्रोकर में ETF का कोड सर्च करो, लिमिट ऑर्डर फिट करो। देखो, हमेशा लिमिट ऑर्डर, कभी भी मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना। ट्रेड हमेशा 10:30 के बाद ही करो, है ना। 9:30 से 10:30 तक मार्केट में क्या है कि 9:15 से 10:30 तक वॉलेटिलिटी जो है वो सेटल डाउन हो जाती है, तो उसके बाद आपको सही प्राइस मिलेगी, राइट। हाँ, और आप कर सकते हो तो 2:30 के बाद भी ट्रेड कर सकते हो, वहाँ और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, पर मैं इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिलता है 10:30 के बाद ट्रेड करो। ETF में कर रहे हो, उसके पहले बाई सेल मत करो। अब बात करते हैं क्रिएशन की, कि ETF के नए यूनिट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। देखो, AMC यूनिट क्रिएट नहीं करती। यूनिट कौन क्रिएट करता है? AP, ऑथराइज पार्टिसिपेंट यूनिट क्रिएट नहीं करता, वो यूनिट क्रिएट करवाता है। आप भी कर सकते हो। मुझे अब तक जो समझ में आया, जब भी मार्केट प्राइस NAV से ज़्यादा होती है, मार्केट प्राइस NAV से ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा रुपए का बिक रहा है और AMC कह रही है कम रुपए का, तो AP जो ऑथराइजेशन पार्टिसिपेंट होता है, दरअसल 50,000 यूनिट क्रिएट करवाने होते हैं। आप भी करवा सकते हैं। वो जाता है कहाँ पे? AMC के पास, और उसको कहता है कि मुझे 50,000 यूनिट ETF चाहिए, पर वो उस पैसों में नहीं खरीदते हैं। वो नॉर्मली किस में खरीदते हैं? इन काइंड एक्सचेंज होता है। इन काइंड का मतलब वो उनको बास्केट देते हैं स्टॉक की, कि भाई देखो, रिलायंस इतना चाहिए था, ये इतना चाहिए था, HDFC इतना चाहिए, ये TCS इतना, ये करके उनको पकड़ा देते हैं और उसके बदले वो ETF दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट से वो सारी यूनिट्स खरीदे अलग अलग, वो उनको सस्ते आए, और वो सस्ते खरीद के उन्होंने किसको दे दिया? ETF कंपनी को दे दिया। ETF कंपनी ने क्या किया, उसको ETF दे दिया, और उन ETF को उन्होंने मार्केट में बेच दिया, और उससे उनको फ़ायदा हो गया। AP क्रिएशन ने क्या किया? आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, और तुरंत ये ऑटोमेटिकली हाई फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिक होता होगा, आई थिंक, मैं ये मानता हूँ, तुरंत होता है, और तुरंत वो इसमें बना लेते हैं पैसे, राइट। उन्होंने, मान लो 10-20 पैसे का भी फ़र्क था, तो उन्होंने अपने पैसे बना लिए। अब इस दौरान जब उन्होंने ETF की नई यूनिट क्रिएट की थी AMC ने, तब उन्होंने कोई
बाई नहीं किया स्टॉक, कोई स्टॉक सेल नहीं किया, इसलिए इस पे कोई टैक्स नहीं लगा, राइट। क्योंकि उन्होंने तो क्या किया, एक तरह का बार्टर सिस्टम किया ना, भाई वस्तु के बदले वस्तु दी तो कोई टैक्स से नहीं लगा। यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है जिससे इस पर टैक्स कम लगता है। अब मान लो यूनिट रिडीम कब होती है, मार्केट प्राइस कम होगी, मार्केट प्राइस कम हुई तो ऑथराइज पार्टिसिपेंट ने क्या किया, ईटीएफ लिए, मार्केट से ईटीएफ खरीदे और किसके पास गया, ईटीएफ कंपनी के पास गया, ईटीएफ कंपनी यानी एएमसी के पास गया और उससे बदले में अपने स्टॉक्स ले लिए, तो और स्टॉक्स को ओपन मार्केट में बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि एनएवी पे मार्केट में बिकेंगे वो, राइट। तो एनएवी जब ज़्यादा होगी तो वो मार्केट में बेच देंगे, एनएवी कम होगी तो मार्केट से उनको स्टॉक्स को खरीद लेंगे और ईटीएफ को क्रिएट कराएंगे। जब एनएवी कम होगी तब क्रिएट कराएंगे, एनएवी ज़्यादा होगी तब रिडीम कराएंगे। इस पर भी मैंने ऑथराइजेशन, यूनिट क्रिएशन एंड रिडीम वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देखो समझो। इसके बारे में भी टैक्स एडवांटेज मैंने बता दिया कि इन काइंड क्रिएशन रिडीम्शन होता है, पैसे का लेन देना नहीं होता, केस एक्सचेंज नहीं होते, केवल वस्तु एक्सचेंज होती है, इसलिए कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता वहाँ पे और वहाँ आराम से टैक्स बच जाता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मेरी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है जो मुझे अभी तक समझ में आई, जो मैं यूज करता हूँ। एक नॉर्मल एसआईपी है, मैं यूज नहीं कर रहा, पर आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आप कोई अच्छे ईटीएफ चूज करो, सेक्टर रोटेशन के हिसाब से देख रहे हो, या मान लो आप एक सिंपल सा तरीका देख रहे हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, सेक्टर रोटेशन के हिसाब से या किसी भी तरीके से कोई ब्रॉड मार्केट ईटीएफ में एक फिक्स पैसा फिक्स कर दिया कि भाई इतने रुपए इन्वेस्ट करने हैं महीने के, बस ये नॉर्मल। सुपर एसआईपी मेरी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप टैक्स फ्री इनकम जनरेट कर सकते हो। ये आपके लिए तब सही है जब आप कोई जॉब कर रहे हो, धीरे धीरे आप पैसा डालोगे, उसमें 13 महीने और 15 दिन बाद में आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो आप सुपर एसआईपी को यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं चाहिए, आपको लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, हमको अभी नहीं कमाना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है, तो आप सुपर बीटा एसआईपी कर सकते हो। मैंने सुपर बीटा एसआईपी मेरे फॉलोअर्स के लिए डेवलप की, जिन्होंने कहा था कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है ईटीएफ में, तो क्या स्मार्ट तरीका हो सकता है। बाकी मैं नॉर्मली सुपर एसआईपी करता हूँ, स्मार्ट सुपर बीटा इन्वाइट एसआईपी मैंने उनके लिए क्रिएट की है, जो भी फॉलोअर्स हैं, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। सुपर सोप जो है, मैंने महेश चंद्र कौशिक सर की ईटीएफ सोप जो थी, ईटीएफ की दुकान, उसी का मॉडिफाई वर्जन सुपर सोप किया, उसको यूज़ कर सकते हो। अभी मैं सेक्टर रोटेशन पे काम कर रहा हूँ, ये भी महेश सर की ही एक मेथड है, SRTV से जीनियस रेशियो टेक्निकल वैल्यूएशन, उसके आधार पे मैंने सेक्टर रोटेशन, मैं नॉर्मल अभी जो मैं सुपर एसआईपी और सुपर सोप 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, और मेरे 3 स्ट्रेटेजीज़ के वीडियो हैं, सुपर एसआईपी, सुपर बीटा एसआईपी और सुपर सोप का। सेक्टर रोटेशन का अभी नहीं है, मेरा बेक्स टेस्टिंग और चल रही है, मैं उसको समझ रहा हूँ, तो जल्दी। इसके अलावा भी आप कोई भी तरीका कर सकते हो, आप रैंडम ट्रेड लोगे ना तो भी ईटीएफ में आपको लॉस नहीं होगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। कई बार मैंने गलत ट्रेड लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। टैक्स कैसे लगता है ईटीएफ में, तो देखो ईटीएफ 2 तरह की होते हैं, इक्विटी ईटीएफ और डेट ईटीएफ। डेट ईटीएफ का मतलब इंटरनेशनल ईटीएफ, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ को भी इस कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, इसका मतलब आप 1 साल से पहले बेचते हो तो 15% टैक्स देना है, 1 साल के बाद बेचते हो तो पहले 1 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगता, उसके बाद में 10% लगता है। अगर आप सुपर एसआईपी यूज़ करते हो तो अगर ईयरली आप 1 लाख तक का प्रॉफिट बुक करते हो, क्योंकि उसी के लिए उसको 13.5 महीने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और बाकी जो आपकी है वो आपके टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स लगेगा, राइट। अगर आप 30% टैक्स में आते हो तो डेट ईटीएफ से आप बचना चाहोगे, है ना। अगर आप 30% में नहीं आते हो तो आप आराम से दोनों ईटीएफ में यूज़ करो और बहुत सारी इनकम आप टैक्स फ्री कर सकते हो, जो लीगली वाइड तरीके से है। आप हमें फ्री में ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में आप पे मेरे टेलीग्राम चैनल पोस्ट तक भी पहुंच सकते हो डीएम के जरिए, है ना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारे चैनल को ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आपको यही सजेशन है कि सीखो और स्टॉक मार्केट से कमाओ, थोड़ा थोड़ा कमाओ, रेगुलर कमाओ। किसी के 1 साल में पैसे डबल होने वाली तरीके ऑप्शंस में, इनमें खुद को बर्बाद मत करो, है ना। ईटीएफ सबसे सुरक्षित तरीका है, आराम से पैसे कमा रहे हैं,
है ना? मैंने अच्छा पैसा कमाया है पिछले 1 साल में और मैं 2 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। 1 साल में मैंने इस मार्केट को समझा, सब कुछ ट्राई किया, ऑप्शन ट्राई किया, इंट्राडे किया, क्रिप्टो किया, है ना? सब ट्राई किया। मल्टीबैगर ढूँढे, अच्छा रिटर्न भी बनाया उनसे, पर फाइनली जो समझ में आया बिना किसी प्रॉब्लम के शांति से, है ना? मार्केट में कहीं इज़राइल ने ईरान पे बम डाला हो, ईरान ने इज़राइल पे डाला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कुछ भी फट जाए, कुछ भी हो जाए, सुकून की नींद ले सकते हो, आप ईटीएफ में ट्रेड करते हो, है ना? तो आप ज़रूर ईटीएफ में ट्रेड करें और बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू।